नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। तो आज सियासत का सुपर संडे है। बंगाल में आज पीएम मोदी चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। इस पावर शो में मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल होंगे। नंदीग्राम में ममता को चुनौती देने जा रहे शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। उधर सिलीगुड़ी में महंगाई को लेकर ममता बनर्जी की पदयात्रा है और बंगाल से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए आपको हम दिखाते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चुनावी अभियान को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैदान में उतर रहे हैं। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में दोपहर 2 बजे पीएम मोदी की रैली होगी। बीजेपी ने रैली में लाखों लोगों के जुटने का दावा किया है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद बंगाल में बीजेपी की ये पहली चुनावी जनसभा है। मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में होने वाली पीएम मोदी की चुनावी सभा में शामिल होंगे। मिथुन इस सभा में बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। अब तक लेफ्ट का झंडा उठाने वाले मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता में बीजेपी बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से भी मुलाकात कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे दिलचस्प मुकाबले का मंच तैयार हो गया है। नंदीग्राम में बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद शुभेंदु ने हुंकार भरी नंदीग्राम में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया और कहा कि भवानीपुर से ममता डर के भाग गई और यहां ममता की हार तय है। ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर होने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी में रसोई गैस की बढ़ी कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी। इस दौरान ममता बनर्जी दार्जिलिंग मोड़ और सिलीगुड़ी में महिलाओं के साथ पदयात्रा करेंगी। आपको बता दें, हाल ही में पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कोलकाता में ममता बनर्जी ने ई-बाइक रैली निकाली थी और स्कूटी भी चलाई थी। टीएमसी नेता और राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा है कि बंगाल में पीएम मोदी और अमित शाह के दौरों का कोई असर नहीं होगा। इस बार टीएमसी 250 सीट जीतेगी। 211 के ऊपर, यानी वो 250 भी क्रॉस कर सकता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी को लगातार झटके लग रहे हैं। दक्षिण 24 परगना के ही सतगछिया विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की विधायक सोनाली गुहा ने टिकट नहीं मिलने पर बगावत कर दी है। अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। सोनाली गुहा ने कहा है, अगर ममता दीदी मुझे छोड़ सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बंगाल में कांग्रेस वाम दलों और IFS के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 92 सीटों पर ताल ठोक रही है। राज्य में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए चुनावी गाना गोरबो सोनार बांग्ला लॉन्च किया है। कल कोलकाता में बीजेपी दफ्तर में थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया। पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले की जांच को लेकर सीबीआई एक्शन में है। सीबीआई ने सोमवार को 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। उधर दूसरी तरफ ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं आज मिशन दक्षिण पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। असम में चुनाव के लिए कांग्रेस ने कौन सा मास्टर कार्ड खेला है और क्या तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट को लेकर सहमति बन गई है। चुनाव और उनसे जुड़ी सियासत की दूसरी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर हैं। सबसे पहले अमित शाह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन विजय संकल्प महासंपर्क का आगाज करेंगे। 11:15 बजे हिंदू कॉलेज से कामराज स्टेचू पर रोड शो करेंगे। इसके बाद वो 12:30 बजे कन्याकुमारी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मिशन दक्षिण में आज तमिलनाडु दौरे के बाद अमित शाह केरल पहुंचेंगे। केरल दौरे में अमित शाह तिरुवनंतपुरम में आज शाम 4:30 बजे श्री रामकृष्ण मठ का दौरा करेंगे। इसके बाद वो तिरुवनंतपुरम में शाम 6 बजे बीजेपी की विजय यात्रा में भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस में गठबंधन का ऐलान जल्द हो सकता है। राज्य में डीएमके कांग्रेस को 25 सीटें दे सकती है। तमिलनाडु में डीएमके और एमडीएमके के बीच भी सीटों को लेकर तालमेल हो गया है। एमडीएमके और डीएमके 6 सीटें देने को तैयार हो गई है। राज्य में विधानसभा की कुल 234 सीटें हैं। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस राज्य अध्यक्ष रिपुन बोरा गोहपुर से मैदान में हैं।
वहीं नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया नजरिया से चुनाव लड़ेंगे। 126 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने IUDF, BPF, वाम दल और आंचलिक गण मोर्चा के साथ समझौता किया है। असम चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस ने महिला कार्ड चला है। असम में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का वादा किया गया है। असम कांग्रेस ने प्रियंका गांधी से दोबारा सूबे के दौरे पर आने की अपील की है। कांग्रेस ने वोटरों को लुभाने के लिए ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो रोजगार के लिए एक अलग मंत्रालय का भी गठन किया जाएगा। असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष परमानंद राजवंशी AGP छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। परमानंद राजवंशी बीजेपी के टिकट पर सीपाझर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं ACMS महासचिव रूपेश ग्वाला भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ग्वाला दुमदुम विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। पुदुचेरी में चुनाव से पहले 9 करोड़ का गोल्ड मिलने से सियासी हड़कंप मच गया है। करीब 18 किलोग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं। पुदुचेरी के माहे इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान सोने के आभूषण जब्त किए। पुलिस इस बात की जांच में जुट गई है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये सोना चुनाव में इस्तेमाल तो नहीं होने वाला था। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसी चौकस है। बीरभूम के लंगहटा गांव में एक खाली खेत में 28 बम बरामद किए गए हैं। इससे पहले दक्षिण 24 परगना के रामपुर गांव में एक बम ब्लास्ट में बीजेपी के 6 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम को राज्य में पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। दोनों पर्यवेक्षकों ने 4 बीजेपी सांसदों से चर्चा भी की है। अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। समय से पहले अनिश्चित काल के लिए उत्तराखंड विधानसभा सत्र स्थगित कर दिया गया है। जन औषधि दिवस पर पीएम मोदी देश को एक और सौगात देंगे। ओवैसी ने वोट के लिए कहां दिया भड़काऊ बयान और किस राज्य में 1500 करोड़ के घोटाले का हुआ पर्दाफाश। देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जन औषधि दिवस के मौके पर 75वें जन औषधि केंद्र को देश को समर्पित करेंगे। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है, देश के जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जन औषधि दिवस के अवसर पर सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75वें जन औषधि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करूंगा और लाभार्थियों से संवाद भी करूंगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में केजरीवाल के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा किसान पंचायत में शामिल होंगी। कृषि कानून के विरोध में आज मेरठ के सरधना के कैली गांव में किसान महापंचायत होनी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये 5वीं महापंचायत होगी जिसमें प्रियंका शामिल होंगी। गुजरात में स्थानीय निकाय में अच्छे प्रदर्शन के बाद AIMIM अब आंध्र प्रदेश में होने वाले नगर पालिका चुनाव लड़ेगी। AIMIM ने आंध्र नगर पालिका चुनाव में 47 वार्ड में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अनंतपुर में प्रचार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में नफरत का तूफान आने वाला है। इस तूफान को सिर्फ मजलिस ही रोक सकती है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक से भरी SUV मिलने के मामले की जांच को लेकर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। SUV के मालिक कहे जाने वाले मनसुख हिरेन की संदिग्ध हालत में मौत की जांच मुंबई ATS को सौंप दी गई है। बीजेपी ने मनसुख की हत्या होने का शक जताया है। शिवसेना के संजय राउत ने भी कहा है कि इस मामले का सच सामने आना जरूरी है। तेलंगाना की सायराबाद पुलिस ने 1500 करोड़ के घोटाले का भंडाफोड़ किया है। आरोपी कंपनी बनाकर मनी सर्कुलेशन के जरिए धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों ने अब तक 10 लाख लोगों के साथ 1500 करोड़ की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने 24 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। पिता और पुत्र का शव फंदे के फांसी से लटका मिला, जबकि मां और 2 बेटियों को पैरावट में जिंदा जला दिया गया है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गुजरात के खेड़ा में शनिवार शाम हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद बड़ा हादसा टल गया। हेलीकॉप्टर में सेना के 3 अधिकारी सवार थे और उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद इसमें तकनीकी खराबी आ गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। सेना की टेक्निकल टीम ने मौके पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर को ठीक किया। हरियाणा के पंचकुला में TBRL क्षेत्र के सरकंडों और झाड़ियों में भीषण आग लग गई। आग की लपटें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी। फायर ब्रिगेड और पंचकुला दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इससे पहले भी इलाके के सरकंडों और झाड़ियों में आग लग चुकी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि 3 साल में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा।
डोर टू डोर चंदा इकट्ठा करने की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब जिन्हें दान करना है वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन दान कर सकते हैं। मंदिर के सामने एक मैदान के लिए भूमि अधिग्रहण करने की बातचीत चल रही है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा करने में इमरान सरकार फिर हुई नाकाम। संसद में विश्वास मत हासिल करने के बाद पाकिस्तान में वोटिंग सिस्टम को लेकर इमरान ने क्या किया बड़ा ऐलान। एलएसी पर शांति पर सहमति के बाद भी चीन की नई साजिश क्या है? चीन और पाकिस्तान से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश। पाकिस्तान में एक बार फिर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बड़ा हमला किया गया है। मुल्तान के पास रहीम यार खान शहर से 15 किलोमीटर दूर अबू धाबी कॉलोनी में हिंदू परिवार के 5 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। इस नरसंहार के बाद हिंदू समाज में दहशत है। पाकिस्तान के हाल के दिनों में हिंदू परिवार पर हमले बढ़े हैं। पाकिस्तान में सीनेट चुनाव में इस्लामाबाद की अहम सीट हारने के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इमरान ने कहा है कि देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अब ईवीएम से वोटिंग होगी। संसद में विश्वास मत हासिल करने के बाद इमरान ने सीनेट चुनाव से मिली हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा। सीनेट चुनाव को लेकर भ्रष्टाचार के लगाए आरोपों पर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान को जमकर सुनाया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इमरान खान के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। चुनाव आयोग किसी के दबाव में काम नहीं करता। इमरान खान ने कहा था कि वोटों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए चुनाव आयोग कुछ नहीं किया। इमरान सरकार के विश्वास मत को विपक्षी पार्टियों ने खारिज कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है एजेंसियों के दम ये विश्वास मत डरा धमका कर हासिल किया गया है। मरियम नवाज ने कहा इमरान की पार्टी के गुंडों ने उनकी पार्टी के नेताओं को डराने की कोशिश की। विपक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के नेताओं ने हंगामा भी किया। पाकिस्तान अब अपने ही पाले पोसे आतंकियों का दंश झेल रहा है। उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना के लिए चुनौती बने अलग अलग आतंकी संगठनों के 8 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों की 3 तहरीके तालिबान के मेंबर थे। पिछले महीने आतंकियों ने यहां पर एनजीओ में काम करने वाली 4 महिलाओं की हत्या कर दी थी। लद्दाख में शांति पर सहमति के बावजूद चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। लासा में चीन अपना मिलिट्री बेस अपग्रेड करने के साथ उसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर रहा है। चीन पर नजर रखने वाली एक ओपन सोर्स ने मैक्साट टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से ये खुलासा किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री के अधिकारी कोलिन कैहल ने एलएसी पर भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव पर बड़ा बयान दिया है। कोलिन ने कहा है कि चीनी आक्रामकता की वजह से तनाव बढ़ा है। कोलिन ने यह भी कहा कि चीन की नापाक चालों को जवाब देने के लिए अमेरिका सहयोगियों और भागीदारी देशों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। अमेरिका में बाइडेन सरकार आने के बाद पहली बार रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत के दौरे पर इसी महीने आने वाले हैं। ऑस्टिन हिंद प्रशांत क्षेत्र के अपने सभी सहयोगी देशों के दौरे पर निकलने वाले हैं। इसी कड़ी में वो भारत भी आएंगे। ऑस्टिन की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय रक्षा मुद्दों पर अहम बातचीत होने वाली है। चीन अपनी जरूरत के हिसाब से मीडिया की स्वतंत्रता का ढोल पीट रहा है। बीजिंग में 2022 में ओलंपिक होना है, जिसका विरोध जारी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो ओलंपिक में प्रेस स्वतंत्रता की गारंटी देता है। चीन पर ये रिपोर्ट थी कि जिनपिंग सरकार ने प्रेस पर लगाम लगा रखी है। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 10,000 से ज्यादा केस आए सामने। केंद्र ने कोरोना के लिए कहा भेजी स्पेशल टीम। और देश में अब तक कितने लोगों का लगा कोरोना टीका लग चुका है? कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 शुभ टीका में। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना डराने लगा है। शनिवार को लगातार दूसरे दिन 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 47 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य के कई जिलों में कोरोना के चलते पाबंदियां लागू हैं और कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और पंजाब में स्पेशल टीम भेजने का फैसला किया है। टीम में डॉक्टर, स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसर और आईसीएमआर के वैज्ञानिक शामिल होंगे। वहीं शनिवार रात से जालंधर में फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और महासचिव सुरेश भैयाजी जोशी ने शनिवार को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक लगवाई। दोनों नेताओं को नागपुर के कैंसर संस्थान में कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई। पीएम मोदी ने कोविड वैक्सीन लगाकर महामारी के खिलाफ टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत की थी। कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान तेज हो गया है। 9 मार्च को संसद भवन में वैक्सीनेशन किया जाएगा। लोकसभा सचिवालय ने सांसदों और उनके परिवार के सदस्यों के टीकाकरण के लिए संसद भवन मेडिकल सेंटर में कोविड टीकाकरण केंद्र स्थापित किया है।
देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए मामलों से अब राज्य सरकारों की परेशानी बढ़ गई है। इसी के चलते केरल और महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान में भी कोरोना जांच के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। राजस्थान में 6 राज्यों से आए लोगों को 72 घंटे पहले की जांच रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रवेश करने की इजाजत होगी। देश में कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शनिवार शाम 7 बजे 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक अब तक 2 करोड़ 6,62,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। मुंबई की अंधेरी निवासी प्रभावती एन खेडकर ने बीकेसी कोविड केंद्र में अपना 100वां जन्मदिन मनाया। यहां उन्होंने टीका भी लगवाया। नगर निगम कर्मचारियों ने प्रभावती के जन्मदिन के मौके पर केक मंगवाकर उनका जन्मदिन मनाया और उसे खास बनाया। अमेरिकी सीनेट ने $1.9 ट्रिलियन का कोरोना को लेकर राहत पैकेज का प्रस्ताव पारित कर दिया है। बिल को फाइनल अप्रूवल के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। रिपब्लिकन सांसदों ने राहत पैकेज को पास करने में बाधा डालने की कोशिश की। इस राहत पैकेज को लोगों के लिए लागू करने की समय सीमा 14 मार्च है। 14 मार्च से पहले इसे अंतिम तौर पर पास कराना होगा। चीन के वुहान में कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच की रिपोर्ट को पब्लिश करने से WHO ने इनकार कर दिया है। वुहान गई टीम के निष्कर्षों की पूर्ण और अंतिम रिपोर्ट आने वाले दिनों में जल्द आ सकती है। WHO को वुहान दौरे में वायरस की उत्पत्ति पर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। बैटल ग्राउंड में चीन ने अमेरिका को कैसे पीछे छोड़ा? प्रशांत और हिंद महासागर में चीन की साजिश को लेकर अमेरिका ने भारत को किया आगाह। म्यांमार में सेना प्रदर्शनकारियों के घरों पर रात में क्यों मार रही है छापे? और पोप फ्रांसिस के इराक दौरे पर दुनिया की क्यों है नजर? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। चीन की सबसे बड़ी नौसेना ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन ने अमेरिका को टक्कर देने के लिए अपनी नौसेना का आकार सबसे बड़ा कर लिया है। 2025 तक चीनी नौसेना की बैटल फोर्स शिप दुनिया के हर कोने में तैनात होगी। अभी चीनी नेवी के पास 360 युद्धपोत हैं, जबकि अमेरिका के पास 300 युद्धपोत ही हैं। प्रशांत हिंद महासागर में चीन भारत अमेरिका के खिलाफ किसी बड़ी साजिश में जुटा है। इसको लेकर अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें चीन की पनडुब्बियों को पकड़ने के लिए नई मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करने की जरूरत बताई गई है। 30 दिन के अंदर अमेरिका की सबसे विध्वंसक हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार होने वाली है। AGM-183A वेपन की तकनीक बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले बेहद घातक है। इन हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने सभी एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित होंगे। अफगानिस्तान से लगी ईरान की सीमा पर अचानक भयानक आग लगने से हड़कंप मच गया। इस आग से उठने वाले धुएं का गुबार काफी दूर से ही दिखाई दे रहा था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक आग ऑयल डिपो से शुरू हुई और धीरे धीरे इसने 4 ऑयल टैंकर को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए सेना यंगून में प्रदर्शनकारियों पर ग्रेनेड दागे और आंसू गैस के गोले छोड़े। सेना विरोध की आवाज दबाने के लिए प्रदर्शनकारियों के घर पर छापेमारी कर रही है। शनिवार को भी सेना की फायरिंग में मारे गए लोगों की अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ईरान ने परमाणु कार्यक्रमों को लेकर उसके देश में जांच करने वाली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। ईरान ने पूछा है कि इजराइल के पास परमाणु भंडार होने के बाद भी IAEA का रवैया नरम क्यों है। ईरान ने कहा है इजराइल के पास परमाणु हथियार होने की शंका से मध्य पूर्व और दुनिया को खतरा है। दक्षिण कोरिया और इजराइल के बीच रक्षा क्षेत्र में नया समझौता हुआ है। दोनों देशों के हेलीकॉप्टर बनाने वाली निजी कंपनियों के बीच हथियारों से लैस हल्के और मानव रहित हेलीकॉप्टर बनाने को लेकर समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत इजराइल से दक्षिण कोरिया की सेना को ड्रोन भी मिलेगा। अगले साल तक मानव रहित हेलीकॉप्टर बनाने का दावा किया गया है। यमन में सेना और ईरान के समर्थित हूती बागियों के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। सरकारी सेना के सूत्रों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इस लड़ाई में दोनों पक्षों से 90 लड़ाके मारे गए हैं। मारे गए लड़ाकों में 58 हूती बागी शामिल हैं। यहाँ सऊदी अरब की अगुवाई वाली सेना हूती बागियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। शुक्रवार को इराक के ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे ईसाई धर्म के सबसे बड़े धार्मिक गुरु पोप फ्रांसिस आज ISIS के गढ़ रहे मोसुल का दौरा करेंगे। इससे पहले पोप फ्रांसिस ने शिया मुसलमानों के धार्मिक गुरु अयातुल्ला अली अल सिस्तानी से करीब 50 मिनट तक लंबी मुलाकात की। अली अल सिस्तानी ने कहा कि इराक में ईसाइयों को भी पूरे सम्मान के साथ रहने का हक है।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।